दोस्तों नमस्कार। जब से वेनेजुएला का इंसिडेंट हुआ है, सारी दुनिया हिल गई है। पर जो मास्टर स्ट्रोक प्रेसिडेंट ट्रंप ने खेला है, उससे अमेरिका की इकोनॉमी को एक भारी उछाल मिल रहा है। बाकी दुनिया के सब देश अब भीगी बिल्ली बन गए हैं। सबको अपनी अपनी रक्षा के लिए अमेरिका से मॉडर्न हथियार खरीदने पड़ेंगे। इसके अलावा अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियां, उनमें खूब सारे फोन, मशीनें और जो दूसरा सामान शामिल है, वो भी इन देशों को खरीदने पड़ेंगे अमेरिका से। अब आते हैं ऑयल पर। ऑयल मतलब सरल भाषा में कहें तो पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह। वेनेजुएला के पास दुनिया में तेल का सबसे बड़ा भंडार है। ये सऊदी अरेबिया से भी कहीं ज्यादा है। अब अमेरिका वेनेजुएला में तेल निकालने की मशीनों और इक्विपमेंट पर अरबों डॉलर खर्च करेगा। तो जाहिर है, जब वहां से तेल निकलेगा तो उसके एक्सपोर्ट और इस्तेमाल से अमेरिका को भारी रॉयल्टी मिलेगी। वो सारे पेट्रो डॉलर्स भी अमेरिका में ही आएंगे। सोने पर सुहागा यह है कि अमेरिका दुनिया का तेल का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा और इसकी कीमत को पूरी दुनिया में कंट्रोल करेगा। तेल का दाम क्या होना चाहिए, किसे बेचना है और किसे नहीं बेचना, यह सब अब अमेरिका ही तय करेगा। अमेरिका की आर्थिक स्थिति इतना पैसा और पावर आने से पूरी तरह सुधर जाएगी। पूरी दुनिया का पैसा अब अमेरिका में आएगा। लोग शेयर मार्केट, बॉन्ड्स वगैरह में खूब पैसा लगाएंगे। इससे शेयर मार्केट में ऐसा जबरदस्त उछाल आएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी के लिए एक नया सवेरा होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या यूएसए की बदलती आर्थिक यानी इकोनॉमिक स्थिति को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को कृपया लाइक, सब्सक्राइब ये सब जरूर कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टोरीज को समझते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो सिर्फ एक कंट्री की स्टोरी नहीं है। यह है पूरी दुनिया की पावर बैलेंस बदलने वाली कहानी। क्रूड ऑयल यानी कि तेल या पेट्रोल वगैरह, पैसा, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, स्टॉक मार्केट, डॉलर्स, चाइना और रशिया, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इस पूरी स्टोरी के सेंटर में है वेनेजुएला। दोस्तों, एक सिंपल सवाल, जरा इमेजिन कीजिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स वाले देश पर अमेरिका का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाए, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर किसका कंट्रोल होगा? आंसर सिंपल है, यूएसए का होगा। और यही वजह है कि वेनेजुएला आज इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़ा ऑयल का मालिक है। दोस्तों, बहुत लोगों को यह नहीं पता कि वेनेजुएला के पास सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व है। लेकिन प्रोडक्शन ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, रिफाइनरीज ब्रोकन है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीरो है। यानी वेनेजुएला के पास खजाना है लेकिन चाबी नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन कौन उनको निकालेगा? और यहीं से अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका का मास्टर प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इन्वेस्टमेंट, इसको ध्यान से सुनिए। अमेरिका सीधे से नहीं कहेगा कि हम वेनेजुएला का ऑयल कंट्रोल करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, अमेरिका का तरीका हमेशा स्मार्ट रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, दूसरे देश में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग करो, जैसे कि यूक्रेन में होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो और प्राइवेट यूएस ऑयल कंपनीज की एंट्री करो। मतलब देखेगा ये कि हम वेनेजुएला को रिवाइव कर रहे हैं, उसको दोबारा जिंदा कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में प्रोडक्शन कंट्रोल, एक्सपोर्ट राउट्स कंट्रोल, प्राइसिंग इन्फ्लुएंस, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ धीरे धीरे यूएस कंपनीज के हाथ में आ जाएगा। यूएस कंपनीज सबसे बड़े विनर्स हैं। अब सवाल आता है, इससे फायदा किसको होगा? आंसर है, यूएसए की जायंट ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को फायदा होगा। जैसे एनर्जी कंपनीज को, इंजीनियरिंग जायंट्स को, कंस्ट्रक्शन एंड लॉजिस्टिक्स फर्म्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ये कंपनी रोड्स बिल्ड करेंगी, रिफाइनरीज मॉडर्न बनाएंगी, पाइपलाइंस इंस्टॉल करेंगी, पोर्ट्स अपग्रेड करेंगी और बदले में क्या मिलेगा? डिकेड्स लॉन्ग प्रॉफिट्स अमेरिका को मिलेंगे, गारंटीड ऑयल सप्लाई मिलेगी और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस भी मिलेगा। दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये 30-40 साल का इन्वेस्टमेंट गेम है। ग्लोबल ऑयल मार्केट और उसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। अब यहां स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है।
अगर वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन रिवाइव होता है और वो प्रोडक्शन यूएस अलाइंड कंपनीज के कंट्रोल में होता है, तो इसका मतलब अमेरिका के पास मिडल ईस्ट के बाद साउथ अमेरिका का ऑयल स्विच भी आ जाता है। अब इमेजिन कीजिए, ओपेक कोई डिसीजन ले, रशिया सप्लाई रिड्यूस करे, ईरान सैंक्शंस का ड्रामा करे, अमेरिका के पास एक एक्स्ट्रा पावरफुल कार्ड होगा, वेनेजुएला। हाँ दोस्तों, वेनेजुएला। सप्लाई बढ़ाओ, सप्लाई घटाओ, या प्राइजेस स्टेबलाइज करो या मैनिपुलेट उनको करो, ये सब कुछ अमेरिका के हाथ में होगा। यानी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर यूएस का इंफ्लुएंस मल्टी टाइम्स बढ़ जाएगा। दोस्तों, ऑयल प्लस डॉलर इज इक्वल टू अल्टीमेट पावर। ये अल्टीमेट पावर अमेरिका के हाथ में आ गई है। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट सुनिए दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर ऑयल ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर में होते हैं। अगर वेनेजुएला का ऑयल डॉलर में सेल होता है, यूएस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू फ्लो होता है, यूएस कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर होता है, तो क्या होगा? डॉलर की डिमांड और स्ट्रांग हो जाएगी, यूएस ट्रेजरी को बेनिफिट होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ईजियर होगा और डेट मैनेज करना ईजियर होगा। इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर पावर, जो अभी इसका मालिक अमेरिका बन जाएगा। और वेनेजुएला पर कंट्रोल इस पावर को और ज्यादा मजबूत कर देता है। चाइना और रशिया के लिए यह बैड न्यूज है। अब जरा चाइना और रशिया की साइड से सोचिए। चाइना एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डेस्परेट है और लैटिन अमेरिका में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, पर अब नहीं, अब अमेरिका नहीं ये होने देगा। रशिया को देखें, ऑयल और गैस का बड़ा एक्सपोर्टर है, पर अब नहीं रहेगा। प्राइस वार का एक्सपर्ट है रशिया, पर अब नहीं रहेगा। अगर वेनेजुएला यूएस इन्फ्लुएंस में चला जाता है, तो चाइना का साउथ अमेरिकन ड्रीम खत्म हो जाएगा। कम से कम वो वीक तो हो ही जाएगा। रशिया का ऑयल प्राइसिंग लीवरेज कम हो जाएगा। अल्टरनेटिव पावर सेंटर्स ये कमजोर हो जाएंगे। यानी क्वाइटली बिना वार के अमेरिका एक ग्लोबल चेकमेट खेल देता है। अब देखते हैं व्हाई वेनेजुएला मैटर्स मोर देन यूक्रेन या मिडल ईस्ट फॉर अमेरिका। आप सोच रहे होंगे, भाई इतना फोकस वेनेजुएला पर क्यों है? रीजन सिंपल है। नो डायरेक्ट नेटो वार, नो न्यूक्लियर टेंशन, नो मैसिव रिसोर्स अपसाइड हो गया। जियोग्राफिक एडवांटेज यूएस के पास है। वेनेजुएला अमेरिका के बैकयार्ड में है। लॉजिस्टिक्स चीप है। मिलिट्री प्रेशर इजी है। डिप्लोमेसी मैनेजेबल है। इसलिए वेनेजुएला लो रिस्क हाई वार स्ट्रेटेजी है। ये एक स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी है। दोस्तों, इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी हमेशा लाउड नहीं होती, ज्यादा आवाज नहीं करती। कभी कभी वो बोर्ड रूम में डिसाइड होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पे आती है। और यही मॉडल वेनेजुएला में अप्लाई हो रहा है। दोस्तों, जब भी दुनिया में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होता है, तो एक इंडस्ट्री सबसे पहले प्रॉफिट करती है। वो कौन सी है? वो इंडस्ट्री जो डिफेंस इंडस्ट्री है अमेरिका की। अब जरा लॉजिकली सोचिए, जब वेनेजुएला सिचुएशन स्टेबलाइज होती है और अमेरिका का इन्फ्लुएंस लैटिन अमेरिका में स्ट्रांग होता है, तो आसपास के देशों के दिमाग में क्या चलता है? वो सोचते हैं, हमें भी अपनी सिक्योरिटी अपग्रेड करनी चाहिए, हमें मॉडर्न वेपन्स चाहिए, हमें अमेरिका के साथ अलाइनमेंट दिखानी चाहिए। और अलाइनमेंट का सबसे क्लियर सिग्नल होता है यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदना। अमेरिका की डिफेंस कंपनीज ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर्स हैं। किसमें? वो एडवांस फाइटर जेट्स में, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में, साइबर वारफेयर टूल्स में और ड्रोन्स और एआई बेस्ड वेपन्स में वो वर्ल्ड लीडर्स हैं। और जब कोई कंट्री यूएस से वेपन्स खरीदती है, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदती, ट्रेनिंग भी लेती है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करती है, क्योंकि इक्विपमेंट खराब तो होता ही रहेगा और उसको मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स के लिए डिकेड्स तक इंडिपेंडेंट वो अमेरिका के सिर के ऊपर रहती है। यानी एक टाइम सेल नहीं, लाइफ टाइम कस्टमर। अब सवाल है, वेनेजुएला से दुनिया का बाकी कंट्रीज का क्या लेना देना? दोस्तों, जो पॉलिटिक्स डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है, मतलब एक रीजन शिफ्ट होता है, दूसरा रीजन अलर्ट हो जाता है, थर्ड रीजन आर्म्स अपग्रेड करता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप इंडिया ने वेपन्स अगर खूब लिए हैं, तो चाइना भी खूब ले लेगा, उधर से पाकिस्तान खूब ले लेगा। इस तरह से ये डोमिनो इफेक्ट रहता है। लैटिन अमेरिका में बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए चाहिए, इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए वेपन्स चाहिए।
मिडल ईस्ट में पावर बैलेंस फियर्स हमेशा ही बने रहते हैं, तो उसके लिए डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। एशिया पैसिफिक में चाइना के काउंटर में अलाइनमेंट होते रहते हैं, और हर जगह कॉमन फैक्टर क्या है? वो है यूएस वेपन्स इज इक्वल टू रिलायबिलिटी प्लस पॉलिटिकल बैकिंग। इसका मतलब डिफेंस कंपनीज के प्रॉफिट्स खूब बढ़ेंगे, स्टॉक प्राइसेस ऊपर होगा, अमेरिकन इकोनॉमी को डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा। मैग्निफिशेंट सेवन जो कंपनीज हैं उनकी बात करते हैं, यानी अमेरिका की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज की, जो दुनिया के हर कोने में रीच करती हैं। ये कंपनी सिर्फ गैजेट्स नहीं बेचती, ये इकोसिस्टम्स बेचती हैं। जब ग्लोबल पॉलिटिक्स अमेरिका के फेवर में जाती है तो टेक कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। कैसे? क्योंकि ये प्रोवाइड करती हैं क्लाउड सर्विसेज, एआई प्लेटफॉर्म्स, डिफेंस टेक इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत से देशों के पास खुद का एडवांस टेक बनाने का टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्ट यूएस टेक बाय करते हैं, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स करते हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करते हैं, और यहीं से इंटरनेशनल रेवेन्यू एक्सप्लोड करता है। अब सोचिए, अगर कोई कंट्री चूज करे चाइनीज टेक्नोलॉजी या रशियन टेक्नोलॉजी या अमेरिकन टेक्नोलॉजी, तो मेजॉरिटी कंट्रीज क्या चूज करती हैं? वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी चूज करेंगी। क्यों? क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी एक स्टेबल लीगल सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंटिन्यूस अपग्रेड्स हैं, ग्लोबल कंपेटेबिलिटी है, और वेनेजुएला जैसी जियोपॉलिटिकल विंस ये ट्रस्ट और ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना अभी भी पावरफुल है, लेकिन अनस्टॉपेबल नहीं। प्रॉब्लम्स क्या है? एक्सपोर्ट मार्केट पे प्रेशर है चाइना में, डेट इश्यूज है, एजिंग पॉपुलेशन है, अब बच्चे नहीं हो रहे, पॉपुलेशन कम हो रही है, यंग लोग नहीं है, और पॉलिटिकल ट्रस्ट बहुत डेफिसिट है। और जब लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स अमेरिका के ज्यादा क्लोज आते हैं, तो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रीम वीक हो जाता है, बेल्ट एंड रोड का इंपैक्ट स्लो हो जाता है, एनर्जी सिक्योरिटी पे प्रेशर आ जाता है। चाइना को ऑयल चाहिए, और जब ऑयल का कंट्रोल अमेरिका के पास होता है, तो नेगोशिएशन पावर किसकी होती है? तो नेचुरली अमेरिका की होती है। रशिया का सबसे बड़ा वेपन क्या है? ऑयल और गैस उसका सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन जब वेनेजुएला का ऑयल रिवाइव होता है, मिडल ईस्ट बैलेंस रहता है, यूएस प्रोडक्शन हाई होता है, तो रशिया का एनर्जी लीवरेज कम होता जाता है, प्राइसिंग पावर गिरती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रिड्यूस होता है। ये कोई सडन कोलैप्स नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इरोजन है। और जियोपॉलिटिक्स में लॉन्ग टर्म इरोजन ही सबसे डेंजरस होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर पॉइंट से ले देखते हैं। दुनिया के इन्वेस्टर्स के एक चीज हमेशा उनके वो ढूंढते रहते हैं, वो है सेफ्टी, अपने पैसे की सेफ्टी। जब यूरोप अनस्टेबल लगता है, इमर्जिंग मार्केट्स रिस्की होते हैं, चाइना ओपेक लगता है, तो पैसा कहां पे रखे? यूनाइटेड स्टेट्स में, स्टॉक मार्केट में, यूएसए की स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, प्राइवेट इक्विटी में। और जब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती है, तो ये ट्रस्ट और ज्यादा डीप हो जाता है। दोस्तों, डॉलर स्ट्रांग क्यों रहता है? डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये एक ग्लोबल सिस्टम है। और जब ऑयल डॉलर में ट्रेड होता है, डिफेंस डील्स डॉलर में होती हैं, टेक कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर में होते हैं, तो डॉलर का कोई रिप्लेसमेंट इजीली पॉसिबल नहीं होता। देखिए दोस्तों, वेनेजुएला प्लस मिलिट्री प्लस टेक, ये सब मिलकर डॉलर डोमिनेंस बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के लिए सिग्नल क्या आता है? अब इन्वेस्टर्स ये सब ऐसे देखते हैं। वो देखते हैं अमेरिका की स्टेबल फॉरेन पॉलिसी, ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस, राइजिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, स्ट्रॉन्ग करेंसी। इन्वेस्टर्स के लिए ये सिग्नल होता है कि लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड है स्टॉक मार्केट में। इसलिए स्मार्ट मनी धीरे धीरे यूएस इक्विटीज में फ्लो करती रहती है। अरे, यूरोप, इंडिया, कोरिया, चाइना की मार्केट्स छोड़ो, अमेरिका की मार्केट में पैसा लगाओ, बस यही स्लोगन बन जाता है। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म क्या होता है? अमेरिका पे बहुत ज्यादा डेट है, ये डेट कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये कंट्रोल और कॉन्फिडेंस का गेम होता है। डेट तब प्रॉब्लम बनता है जब करेंसी वीक हो, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ना हो, इनकम सोर्स लिमिटेड हो। अब अमेरिका को देखिए, वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्लस टेक डोमिनेंस है, ग्लोबल ऑयल एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस है। इसलिए अमेरिका का डेट एक मैनेज सिस्टम का हिस्सा है, ना कि कोलैप्स का सिग्नल। अब कनेक्ट कीजिए पहले के पार्ट से। वेनेजुएला ऑयल कंट्रोल, मिलिट्री सेल्स ग्रोथ, टेक कंपनीज की इंटरनेशनल अर्निंग्स, डॉलर डोमिनेंस। इसका रिजल्ट क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यूज बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है,
इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपैंड होती है और जब वेल्थ क्रिएट होती है तो डेफिसिट ऑटोमेटिकली मैनेजेबल हो जाता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल, ईरान के पास है ऑयल, गैस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अगर फ्यूचर में ईरान के साथ कोई कंट्रोल्ड एंगेजमेंट होती है या पार्शियल नॉर्मलाइजेशन होता है तो एनर्जी मार्केट स्टेबलाइज हो जाएंगी, यूएस कंपनीज को एक्सेस मिल जाएगा, डॉलर बेस्ड ट्रेड एक्सपेंशन हो जाएगा। ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में पॉसिबिलिटीज ही पावर होती है। अब आइसलैंड सुन के लोग सरप्राइज होते हैं, लेकिन आइसलैंड के पास ये सब कुछ है, रेयर मिनरल्स हैं, स्ट्रेटेजिक आर्कटिक लोकेशन है, फ्यूचर शिपिंग राउट्स हैं। जैसे जैसे आर्कटिक राउट्स ओपन हो जाते हैं, आइसलैंड एक लॉजिस्टिक्स और रिसोर्स हब बन सकता है। और कौन सबसे पहले एंट्री लेता है? कैपिटल रिच यूएस कंपनीज वहां पे एंट्री लेंगी। फ्रेंड्स, डॉलर का फ्यूचर सिर्फ अमेरिका डिसाइड नहीं करता, पूरी दुनिया डिसाइड करती है। और दुनिया क्या करती है? ऑयल डॉलर में, वेपन डॉलर में, टेक्नोलॉजी डॉलर में, लोन्स डॉलर में। अगर कोई कंट्री डॉलर से बाहर जाना भी चाहे तो क्वेश्चन होता है अल्टरनेटिव क्या है? और जब तक ट्रस्टेबल अल्टरनेटिव नहीं होता, डॉलर डिफॉल्ट चॉइस रहेगा। अब एक सीक्रेट बताता हूं, मार्केट्स लॉजिक से कम साइकोलॉजी से ज्यादा चलते हैं। और इन्वेस्टर साइकोलॉजी का रूल है, पैसा वहीं जाता है जहां सेफ्टी हो। चाइना में ग्रोथ है पर ओपेसिटी नहीं है, यूरोप में स्टेबिलिटी है पर ग्रोथ स्लो है, इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ है पर रिस्क हाई है, अमेरिका में ग्रोथ भी है, लिक्विडिटी भी है, रूल ऑफ लॉ भी है। इसलिए क्राइसिस हो या बूम, कैपिटल का फ्लो अमेरिका की तरफ ही रहता है। स्टॉक मार्केट अब न्यू रिकॉर्ड हाइज क्यों पॉसिबल है? अब फाइनली बात करते हैं जो हर व्यूअर जानना चाहता है, क्या यूएस स्टॉक मार्केट न्यू ऑल टाइम हाइज बनाएगा? इंडिकेटर्स के ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स राइज कर रहे हैं, ग्लोबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स स्ट्रांग है, टेक प्लस डिफेंस प्लस एनर्जी बूम हो रहा है, डॉलर स्टेबल है। और जब अर्निंग्स ग्रो करती हैं तो स्टॉक मार्केट का डायरेक्शन लॉन्ग टर्म में क्लियर होता है, अपवर्ड को, ऊपर को जाता है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आती रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर ट्रेंड अमेरिका के फेवर में है। चाइना और रशिया डिक्लाइन नहीं पर रिलेटिवली वीक है। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, चाइना और रशिया गायब नहीं हो रहे, लेकिन उनका रिलेटिव डोमिनेंस कम हो रहा है। और जियोपॉलिटिक्स में रिलेटिव पोजीशन ही मैटर करती है। अमेरिका अगर ज्यादा अलायंसेस कंट्रोल करे, ज्यादा कैपिटल अट्रैक्ट करे, ज्यादा टेक्नोलॉजी सेल करे तो लीडरशिप नेचुरली शिफ्ट होती है। सब पॉइंट्स को एक लाइन में आप समझ लीजिए। अगर मेन पूरी सीरीज को एक पैराग्राफ में सम अप करें तो वेनेजुएला का ऑयल, मिलिट्री सेल्स, टेक डोमिनेंस, डॉलर पावर, इन्वेस्टर ट्रस्ट, ये सब मिलकर क्रिएट करते हैं एक अमेरिकन इकोनॉमिक सुपर पावर को और सुपर साइकिल को। अब सबसे पर्सनल क्वेश्चन ये मैं पूछता हूं आपका व्यूअर के लिए, आप व्यूअर्स के लिए, इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड को सिर्फ हेडलाइन से मत देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझिए, पावर, मनी और पॉलिसी को कनेक्ट कीजिए। चाहे आप इन्वेस्टर हो, स्टूडेंट हो या सिर्फ जियो पॉलिटिक्स के फैन हो, ये अंडरस्टैंडिंग आपको 99% लोगों से आगे रखेगी। दोस्तों, हिस्ट्री उन लोगों को याद रखती है जो चेंज को पहले समझ लेते हैं। अमेरिका की करेंसी स्ट्रेटेजी सिर्फ डोमिनेशन नहीं, सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस है। और जब इन्फ्लुएंस स्मार्ट होता है तो वो सस्टेनेबल होता है। दोस्तों, प्लीज कमेंट करें और उसमें लिखें, क्या हमारा भारत भी कभी अमेरिका की तरह पावरफुल बन पाएगा या इवन कमजोर पड़ोसियों से मार खाता रहेगा? और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलें। अपने नजदीकियों को फॉरवर्ड भी कर दें। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपका दिन शुभ हो, इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।